नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे एमपी टेट बाल विकास की क्लास की बात करेंगे, क्लास नंबर 3 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, स्कोर क्या है, अवश्य बताना है। और इस लाइव क्लास के साथ इसके जो पार्ट 2 है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिंक दे दी गई है, मिल जाएंगे। तो पार्ट 2 भी आप लोगों को आसानी से देखे, सभी पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जिसमें से आपका पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्याख्यान विधि को, कहानी कथन विधि को, दत्तकार को या समूह चर्चा को देना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, तो वह कहानी कथन की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षक के व्याख्यान गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है। यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है, तो इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। गति की विभिन्नता के द्वारा विद्यार्थी का ध्यान बनाए रखना, नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना। जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोलना, या कह सकते हैं कि सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम रखना। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो बचने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए कि नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति से व्याख्यान का प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल जल्दबाजी में, तेज गति से मतलब सभी लोग जानते हैं बहुत स्पीड गति से नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए। तो एक शिक्षक के रूप में आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है, इसलिए हमारा जो सेकंड नहीं होना चाहिए। बाकी गति की विभिन्नता के द्वारा शिक्षार्थी का ध्यान बनाए रखना ये होना चाहिए। जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोल देना चाहिए, या सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम रखना चाहिए। तो बी को छोड़कर सभी करना चाहिए, तो किसको नहीं करना चाहिए, बी ऑप्शन को नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया गया कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, श्रव्यदृश्य सामग्री या वार्तालाप विधि की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, विद्यार्थियों के शिक्षण में जो है अधिक से अधिक भागीदारी या जिस विधि के द्वारा संभव है, वह विधि कहलाती है वार्तालाप विधि। किसकी बात करेंगे, वार्तालाप विधि की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक वार्तालाप विधि, डिस्कशन मेथड द्वारा संभव है, क्योंकि इसमें सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षार्थी विद्यार्थी बालक बालिकाओं के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलाप की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, या अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बीच में विराम लेना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लंबे व्याख्यान देते समय अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए। इससे क्या होता है, लगातार व्याख्यान में नीरसता की उत्पत्ति होती है, और संबंधित विषय क्या है फिर उबाऊ हो जाता है, और छात्र भी इन सभी व्याख्यान को साथ साथ आत्मसात करने में कठिनाई भी महसूस करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, अध्यापन की पद्धति के रूप में देखा जाए, व्याख्यान प्रणाली के बारे में जो कथन हमारा अध्ययन करना है कि सूचना प्रदान करने की यह कुशल आपकी विधा भी होती है अध्यापन की पद्धति,
और विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रभावपूर्ण प्रणाली भी होती। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। तो दोनों ऑप्शन किस में दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं सी वाले ऑप्शन में, ए व बी दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि, वर्णनात्मक, अंतःक्रियात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए शिक्षकों को आपको। वह आपकी शिक्षण विधि कौन सी हो जाती है, वह आपकी हो जाती है वर्णनात्मक की बात कर रहे हैं, ना ही भाषण विधि की बात करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंतःक्रियात्मक विधियों की। जी हाँ, शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक विधि को अभ्यास में लाना चाहिए, क्योंकि इनके नाम से ही पता चल जाता है। देखिए, इससे क्या होता है, छात्र अपनी समस्याओं को निसंकोच अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकता है तथा शिक्षक उनकी समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझा भी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत है। उसे बताएंगे उसका उत्तर गलत क्यों था, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे या सही उत्तर बताएंगे। तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य छात्र द्वारा सही उत्तर सुनने पर छात्र उसे आसानी से याद कर लेगा। गलत उत्तर पर दंड देने से छात्र में क्या है, कुंठा की भावना का विकास होता है, यह हो सकता है वह अंतर्मुखी हो सकता है। अंतर्मुखी आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा शेयर न करता हो, अपने मन ही मन में आपको सारी चीज़ें लिए रहता है, वह कहलाता है अंतर्मुखी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है पुनर्वलन का उदाहरण है। नहीं, लता उत्तर 45 नहीं है। कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे वही, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। अब इसमें पुनर्वलन, तो पुनर्वलन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। तो सुनील, तुमने सही कहा, यह हमारा पुनर्वलन का उदाहरण होगा। सुनील, तुमने सही कहा, यह हो जाएगा पुनर्वलन का उदाहरण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में सुदृढ़ीकरण या सम्मलन का उदाहरण दिया गया है। तुमने सही कहा, सही उत्तर दिया, क्योंकि सुनील का सही उत्तर एवं दृढ़ कथन है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और कक्षा में प्रभावी व्याख्यान आप लोग देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। संबंध स्थापित करता है, यह सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ये ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन होता है। तो कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक जो है वह सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे क्या होता है, देखिए, छात्रों से नेत्र संपर्क स्थापित करना, स्वरों आरोह अवरोह का बदलाव करना, शिक्षक की समान ये विशेषताएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह आपकी शिक्षण नीति जो है वार्तालाप है, प्रश्नोत्तर है, खेल और मनोरंजन है या प्रदर्शन है। तो प्रश्न से ही हमारा उत्तर क्लियर हो जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक उपयुक्त जो शिक्षण नीति है जो उसका उपयोग करना चाहिए वह कहलाती खेल और मनोरंजन नीति होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि सीखने की खेल विधि जो उपयोगी होती है वह बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या परिपक्वता हेतु होती है। देखिए, ऐसा नहीं, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है प्राइमरी लेवल के पेडागॉजी प्रश्न पूछे जाए। ग्रेड फर्स्ट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं मतलब पेडागॉजी की कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। ये भी हमने प्रीवियस ईयर में आपके पेडागॉजी के देखे हैं प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही, तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सीखने की खेल विधि जो उपयोगी होती है वह बाल्यावस्था हेतु होती है, और बाल्यावस्था की 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी है, और स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है आइए जान लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। दोस्तों, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे।
बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। जब बच्चा स्वयं कोई भी कार्य करता है तो उसमें रुचि होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरीकों का प्रयोग करने की भी जो है स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उपरोक्त सभी? तो हम सभी लोग जानते हैं सीखने की प्रोजेक्ट विधि जिस अवस्था के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहे हैं तो आपके बाल्यावस्था के लिए भी होती, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि प्रोजेक्ट की बात करेंगे। प्रोजेक्ट का कार्य इन सभी अवस्थाओं के लिए होता है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में प्रोजेक्ट विधि अधिगम के लिए सर्वोत्तम होती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले ये आपकी प्रोजेक्ट विधि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर आप अपने आप को एक कुशल अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका मानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए या अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे बच्चों के संबंध में हमारा सही क्या चीज़ है? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम मतलब सीखने की, पढ़ने की वो परिस्थिति आप लोग उत्पन्न करना चाहिए। एक कुशल अध्यापक वही होता है, ताकि जब जो कुछ भी आप पढ़ाएं तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ आपके पढ़ें। हर एक कोई एक नई चीज़, एक नई आपको प्रयोग करना पड़ता है जिससे बच्चे इंटरेस्ट होते रहें, उनकी रुचि पढ़ने में हमेशा बनी रहे। और देखिए समय समय पर जो शिक्षण प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, आप लोगों के जो टीचर है आसपास वो जानते होंगे, जो प्रशिक्षण होते हैं वही यही बताया जाता है कि बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है, जो बच्चा नहीं आता उसको कैसे लाना है विद्यालय में। यही प्रशिक्षण सारी चीज़ें होती हैं और यही पेडागोजी शिक्षा शास्त्र होता है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्सर होता अनुशासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको प्रभावी अनुशासन रहेगा तब कक्षा में अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे, बच्चे अच्छे तरीके से सुन भी पाते हैं। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक यानी आपको क्या करना चाहिए? विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करने दें, मनमानी करने दें, विद्यार्थी में कड़ाई से व्यवहार करें, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे दें, या बी, डी और सी दोनों हो जाएंगे, बी और सी दोनों। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को कुछ समस्या का हल कर दे। अगर कोई आप समस्या क्वेश्चन दे देते हैं, विद्यार्थी अपने उसमें बिजी हो जाते हैं और उसमें ये भी होता है कि कौन पहले दिखाएगा, इसमें हो जाते हैं, होड़ लग जाती है एकदम से कि सर मैंने दिखाया। और हमेशा होता है जो पहले दिखाता है, जो टीचर है, अध्यापक है, उसको ठीक है बहुत अच्छा धन्यवाद देते हैं और नाम भी होता है कि इसने पहले दिखा दिया, उसकी बुद्धिमत्ता की बात होती है। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों को किसी क्रियाकलाप के माध्यम से व्यस्त रखें। इसके लिए वह लेख लिखने, समस्या हल करने, रचनात्मक क्रियाकलाप करने विद्यार्थी को दे सकता है। अगला कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं, उच्च स्वर में बोलकर, चित्र बनाकर, श्यामपट्ट पर लिखकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा कर सकते हैं। तो आप कक्षा का अवधान केंद्रित किस प्रकार से कर सकते हैं? उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम बनाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, या प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे हैं। देखिए अधिगम अनुभवों को जिस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए वह आपका प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करके, क्योंकि इससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करके। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान पुनर्बलन कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है या कुंठा कहलाता है? तो बालक के लिए अध्यापक द्वारा जो दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान होता है वह बालक के लिए क्या होता है? पुनर्बलन हो जाता है।
क्योंकि बालक को जब अपने निष्पादन के परिणामों का ज्ञान हो जाता है तो वह उत्साहित होकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करना प्रारंभ करता है। और इस क्लास का 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? प्रोफेसर हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वाटसन ने दिया? तो आप सभी लोग जानते हैं अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे, स्किनर मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप ये भी जानते हैं कि अभिक्रमयोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। बीएफ स्किनर ने वर्ष 1942-43 में संक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमयोजित अधिगम का आधार बना। तो बीएफ स्किनर ने 1942-43 में आपका सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन या ये सभी विधियां होती हैं? या आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। बहुत ही सरल आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में लाया गया यह प्रश्न। साथ ही साथ 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके साथ जयस्वाल से मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।